300명 yanıp kavrulmamı istedi. दूसरी तरफ जंगल में मंगोल तामगो अपने सिपाहियों को कहता है कि काइयों ने तुमसे तुम्हारा सरदार छीना है। अब इन्होंने सोना भी छीन लिया जो तुम्हारा था, जिससे तुमने अपने कबीले के लिए चीजें लेना थी। क्या तुम काइयों से बदला लोगे? तमाम सिपाही कहते हैं कि हाँ, हम बदला लेंगे, अर्तुरुल को मर जाना चाहिए। इसके बाद तमाम लोग तलवारें निकाल के बदला बदला की आवाजें लगाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और इलबिलगे झाड़ियों में बैठ के उनका ताक्कुब करते हैं। तुर्गुत कहता है कि हो सकता है कि ये मंगोल हो, लेकिन सिरमा खातून इनके साथ क्या कर रही हैं? इलबिलगे कहती है कि अगर सिरमा भी भाई के रास्ते पर निकल पड़ी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मंजर पलटता है और आरिक बुका को जंगल में गोश्त भूनते दिखाया जाता है। इतने में उसके पास एक निकाब पोश आता है और उसके सामने आके निकाब खोलता है। वो अजनबी कहता है कि हम भी बरके खान के साथ परिंदों का शिकार कर रहे थे, और ये अजनबी कोई और नहीं बरके खान का खास आदमी कयात होता है। आरिक बुका कहता है कि मैं इनसे तेज शिकार करता हूँ। कयात कहता है कि बरके खान छोटे परिंदों का शिकार नहीं करता। आरिक बुका वो इनको बड़े परिंदों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। अर्तुरुल बरके खान से मिलने आया और तुम इसके पीछे आ गए। मुझे बताओ आरिक बुका, ये क्या चल रहा है? आरिक बुका कहता है कि अर्तुरुल को तुम्हारा पता लग गया है, घबराओ नहीं, इसे तुम्हारा नाम नहीं पता। कयात कहता है कि वो बरके खान को बता देगा। आरिक बुका कहता है कि इसकी तदाबीर लेना तुम्हारा काम है, मेरा काम तुम्हें खबरदार करना था। कयात कहता है कि क्या तुम्हें वो इमदाद जो अर्तुरुल को भेजी गई थी मिल गई? आरिक बुका कहता है कि हाँ, वो मेरे पास है, लेकिन तूरमताई मारा गया। कयात कहता है कि कासिद मारा गया और इमदाद लूट ली गई। बरके खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बरके खान ने इस एतहाद के लिए इतनी मेहनत की, अगर इतना कुछ होने के बाद भी वो अर्तुरुल पर एतमाद करेगा तो फिर इसका बस एक ही मतलब है, अर्तुरुल और बरके खान की मौत। आरिक बुका कहता है कि मैं यहाँ अर्तुरुल को मारने आया हूँ, तुम सिर्फ बरके खान को संभाल लो, यही काफी है। कयात कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अर्तुरुल को यहाँ खत्म कर दोगे, जिसको तुम अनातोलिया में खत्म नहीं कर सके। आरिक बुका ये बात सुन के थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत उन सिपाहियों पे धावा बोल देते हैं और कहते हैं कि उमर कबीला के सिपाहियों अपने हथियार डाल दो। सिपाही कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें? तुर्गुत कहता है कि तुम जिस आदमी के साथ हो वो मंगोल है, तुम जानते हो कि जो मंगोलों के साथ काम करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। इलबिलगे भी कहती है कि अपने सरदार की गलती को दोबारा मत दोहराओ, गद्दारों की जैसी मौत मरने से बचो और हथियार डाल दो। तमाम सिपाही अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं और इलबिलगे की जानिब चले जाते हैं। तामगो कहता है कि क्या तुम लोग इस औरत की बात सुनोगे जिसने तुम्हारे कबीले को धोखा दिया, या तुम अपने सरदार का इंतकाम लोगे? वही सिपाही तामगो पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत भी उनका साथ देता है। दूसरी तरफ बरके खान अपने रियासती खेमा में पहुंच जाता है और वो नमाज अदा कर रहा होता है। बरके खान नमाज पढ़ने के बाद अपनी जाय नमाज को खुद लपेटता है और जाके अपने तख्त पे बैठ जाता है। इसके बाद सिपाही उसे दस्तार पहना देता है। इसके बाद कयात अंदर आता है और बरके खान कहता है कि तुम कहाँ थे? शिकार का मौसम साल में एक दफा आता है, तुम्हें शिकार का मजा लेना चाहिए था। कयात कहता है कि मेरे खान लोग अपने आप को रियासत के मसलों में मशगूल रखते हैं, इनको आराम नहीं मिलता। हमें आराम तभी मिलता है जब रियासत के मसाइल हल हो जाएं। बरके खान कहता है कि मेरे भाई बातू खान ने इस खेमे को नई जमीनें देकर संवारा, वो एक सूरज की तरह था और तुम इस रियासत के लिए सूरज की रोशनी हो। कयात शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ अनातोलिया से आई हुई मालूमात बताने आया हूँ। जो मदद हमने अर्तुरुल साहब को भेजी थी वो हलाकू खान के
के आदमियों ने हासिल कर ली, लेकिन ये यकीनी है कि अर्तुगरुल साहब इसे हासिल नहीं कर सके। जो मदद हमने भेजी थी वो हमारे दुश्मन के पास है। जब हलाकू खान को पता चलेगा तो वो किस तरह से हमारा मजाक उड़ाएगा। इन लोगों की वजह से हमारी इज्जत कम हो गई। हमें तुरमताई का भी कोई पता नहीं है। इंशाल्लाह इसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। आज तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। बरके खान कहता है कि इसमें जरूर कोई बात है। कयात कहता है कि मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे कहूँ। बरके खान कहता है कि बोलो कयात, तुम जानते हो कि मैं तुम पर एतबार करता हूँ और तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। कयात कहता है कि मेरे खान तुर्कों के साथ हमारा इत्तेहाद कायम नहीं हो पाएगा। वो खुद को बचाने के लिए अपने फायदे का सोचते हैं। जो लोग हमारे भेजे गए सोने की हिफाजत न कर सके वो हलाकू खान की फौज के साथ कैसे लड़ेंगे। हमने इमदाद भेजी, हम नहीं जानते कि तुरमताई के साथ क्या किया गया। जैसे ही हलाकू खान के आदमी इन पर हमला करेंगे वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। कयात अर्तुगरुल के आने से पहले ही बरके खान के कान भर देता है। इसके बाद अर्तुगरुल को बरके खान के सामने पेश किया जाता है। अर्तुगरुल बाहर अपने तमाम हथियार देकर अंदर आते हैं। अर्तुगरुल अंदर आके कहते हैं कि अपनी रिवायात में इंसाफ पसंद अपनी फतुहात से मशहूर बरके खान को सलाम। आपकी सल्तनत का सूरज हमेशा चमकता रहे। जालिमों के खिलाफ हमारे इत्तेहाद को नतीजा तक पहुंचाने के लिए मैं बताते खुद आपके पास आया हूँ बरके खान। बरके खान कहता है कि अनातोलिया के हाल अहवाल क्या है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहते हैं कि अनातोलिया बड़े मार्का के लिए किसी चिंगारी के इंतजार में है। तमाम कबाइल हलाकू खान के लश्कर के खिलाफ तलवारें खींचने को तैयार हैं। हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। बरके खान कहता है कि आप कह रहे हैं कि आपने हलाकू खान को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन हमारे पास आने वाली खबरें इसके बरअक्स हैं। हमारी भेजी गई मदद पर हलाकू खान के आदमी काबिज हो चुके। अर्तुगरुल कहते हैं कि मदद को अपने कब्जे में लेने के लिए हमारे सिपाही गए थे। हमें ये भी पता है कि हलाकू खान के आदमी घात लगाएंगे, लेकिन हमने तदाबीर पहले से अख्तियार कर ली थी। कयात कहता है कि हमारे पास आने वाली मालूमात इसके बरअक्स हैं। अर्तुगरुल सबका सब दुश्मन के कब्जे में चला गया, यानी सोने का अंजाम एक मुअम्मा बन चुका है। बरके खान कहता है अच्छा तो तुरमताई उसके साथ क्या वाकया पेश आया। अर्तुगरुल कहते हैं कि तुरमताई से मुलाकात हुई थी, लेकिन हम हलाकू खान के आदमियों की घात में फंस गए। अफसोस के साथ तुरमताई मारा गया। बरके खान कहता है कि मदद का तुम्हें मालूम नहीं, सफीर मेरा मारा गया, तो फिर आप मेरे सामने किस वजह से खड़े हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि इन तमाम मसाइल पर बात के लिए और कुछ जरूरी मालूमात आपको देने के लिए और इन तमाम हवादिस का काला पर्दा चाक करने के लिए यहाँ आया हूँ। हमें इस पर्दे को उठाना होगा। बरके खान कहता है कि मदद को कब्जा में लेने के लिए मेरे सफीर को सही सलामत वापस भेजना आपका फर्ज था। आपने ये क्या किया, यहाँ मुझे क्या बताने आए हैं अर्तुगरुल? अब कौन सा पर्दा उठाएंगे? ये कहते हुए बरके खान गजबनाक हो जाता है। बरके खान कहता है कि मैं अब आप पर कैसे एतबार करूं और कैसे एतहाद कर लूं। अर्तुगरुल कहते हैं जिन लोगों का इसमें हाथ है वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमारा एतहाद बिखर जाए। मैं यहाँ बजाते खुद आपको आपकी जात से मुतालिक भी अहम मालूमात देने आया हूँ। बरके खान कहता है कि बताएं फिर। अर्तुगरुल कहते हैं कि ये अहम तरीन मालूमात है। अगर हम तन्हाई में मिलें तो मैं आपको जरूरी मालूमात दे दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये खास आपकी जात से भी मुतालिक है। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं खसूसी तौर पर बरके खान को ही बताऊंगा। अगर इसकी जरूरत होगी तो बरके खान आप लोगों को बता देंगे। कयात कहता है कि अगर आप माजरत पेश करना चाहते हैं तो तन्हाई में मिलने की कतन जरूरत नहीं है अर्तुगरुल, जो होना था हो चुका। हम यहाँ एक मुद्दत से जिस मार्का के इंतजार में हैं, इसको नतीजे तक पहुँचाने के लिए जमा हुए हैं। आप उससे मुतालिक कोई फायदा मंद बात कहिए या फिर हमारा वक्त बर्बाद मत करें। अर्तुगरुल कहते हैं कि आप बरके खान के मुकर्रबीन में से एक हैं। आप अपनी सल्तनत और खान से मुतालिक अहम तरीन बात कहे जाने में आखिर हाइल ही क्यों होना चाहते हैं? कयात कहता है कि मैं सिर्फ अपने खान का फजूल बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। बरके खान सबको झिड़क देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं मैंने कोई गैर जरूरी काम करना होता तो अनातोलिया से यहाँ आपकी खिदमत में न आता। अगर आप चाहें तो इत्तेहाद को खत्म करके मुझे वापस भेज सकते हैं, लेकिन आलम इस्लाम और मजलूमीन की जानिब से आप और हम पर कुछ कर्ज रहेगा। अगर ये इत्तेहाद न हुआ तो इसका वबाल हम में से कोई भी बर्दाश्त न कर पाएगा। अब आपकी मर्जी है। बरके खान कहते हैं कि हर शख्स बाहर चला जाए, मैं अर्तुगरुल साहब से तन्हाई में मुलाकात करूंगा। ये बात सुन के बरके खान के तमाम मुहाफिज और वजीर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी
तरफ तुर्गुत इलबिगाई खातून तामगो और उसके सिपाहियों को कत्ल करने में लगे होते हैं। इलबिल्गे भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रही होती है। तुर्गुत सबका सफाया करने के बाद तामगो को कहते हैं कि अब तुम्हारा अंजाम है, और एक झटके में ही तामगो को काबू कर लेते हैं। इलबिल्गे कहती है तो हमारे कबीले में फकीर बनकर आने वाले तुम थे, अभी पता चल जाएगा कि तुम क्या साजिश कर रहे थे। तामगो कहता है कि तुम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बुलवा सकते। तुर्गुत कहते हैं कि हम इन्हें उमर कबीले लेकर जाएंगे। मलिक शाह और सिपाही उनको ले जाते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है और क्यात और वजीर बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। खैमा के अंदर बरके खान अर्तुल को कहते हैं कि बताइए क्या बात है, मैं आपको सुन रहा हूँ। इन हवादिस में इनका हाथ होने से मुतालिक क्या मालूमात है? अर्तुल कहते हैं कि गद्दारी आपकी सल्तनत में कोई गद्दार है जो मालूमात हलाकू खान तक पहुँचाता है। बरके खान कहते हैं कि अर्तुल साहब, हर सल्तनत के कारिंदों में कोई न कोई गद्दार होता है, आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें लाजमन पकड़ लिया जाएगा। अर्तुल कहते हैं लेकिन यह मसला मुस्तकिल तौर पे आपकी जात से मुतालिक है, गद्दार आपके निहायत ही करीबी लोगों में से है। अर्तुल की ये बात सुन के बरके खान भी खड़े हो जाते हैं और ऐन अर्तुल साहब के सामने आकर कहते हैं कि आप अपने इन अल्फाजों का मतलब जानते हैं अर्तुल साहब? किसी शख्स पर इल्जाम, खसूसन मेरे करीब तरीन पर इल्जाम लगाना, ये गद्दारी से भी बड़ा जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं। अर्तुल कहते हैं आज तक मेरे और आपके दरमियान राब्ते से मुतालिक मालूमात और ऐसी मालूमात जो हलाकू खान तक पहुंची वो कोई आम मालूमात नहीं थी, वो सब की सब हसास और राज की खबरें थी। इसी वजह से गद्दारी करने वाले आम लोग नहीं हो सकते। बरके खान कहते हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो? अर्तुल कहते हैं इस राज का हम मिलकर पर्दाफाश करेंगे। अर्तुल कहते हैं अब मुझे ये जानना है कि आपके करीब तरीन हम राज दोस्त कौन है? बरके खान कहते हैं मैं सल्तनत के अमूर से मुतालिक बहुत से करीबी लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। अर्तुल कहते हैं आपका सबसे करीब तरीन शख्स जो किसी को मालूम नहीं होता उसे मालूम होता है। बरके खान कहते हैं कि कयात, लेकिन खबरदार जो मुझसे कहा कि कयात गद्दार है, क्योंकि वो सल्तनत का अहम तरीन वजीर है। अर्तुल कहते हैं आप अजीम उल शान खान हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं सल्तनत के अमूर में कितने ही बेटे अपने आबा की पीठ में खंजर घोंप चुके हैं। बरके खान कहते हैं तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है, यही हकीकत है। अच्छा तो आपकी क्या हकीकत है अर्तुल साहब? कयात सालों से मेरी पिंडलियों से बंधा है, आप आज अनातोलिया से आकर मेरे करीब तरीन शख्स पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे इल्जामात दावों से नहीं दलील से साबित किए जाते हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है अर्तुल? अर्तुल कहते हैं मैं इसे साबित करूंगा, लेकिन मुझे ये साबित करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। बरके खान कहते हैं कि कैसी मदद? अर्तुल कहते हैं गद्दार के शिकार के लिए मैं चारा डालूंगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे इसकी इजाजत दीजिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके लिए सूरत हाल किस कदर मुश्किल होगी, लेकिन सल्तनत और मकसद जारी रखने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम उसे इम्तिहान में डालेंगे। इस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बरके खान वापस मुड़कर तख्त पे जा बैठते हैं और कहते हैं कि मैं इम्तिहान लूंगा, लेकिन अर्तुल साहब मेरी भी एक शर्त है, अगर कयात गद्दार न निकला तो मैं आपकी जान ले लूंगा। अर्तुल कहते हैं कि कबूल है। बरके खान कहते हैं कि अब मुझे बताएं उसे इम्तिहान में कैसे डालेंगे, और इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। लंच के लिए सब टीचर स्टाफ के साथ रूम्स की तरफ बढ़ गए और वो भी कदम उठा हुआ मोबाइल पर मसरूफ सा चलता जा रहा था। हानिया कैंटीन से चाय का बड़ा मग लेकर साथ स्नैक्स लेती हुई पड़ी के साथ जलती हुई इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। यार मैंने अपने कज़न का बताया था ना, वो आ गया है, और पता है क्या मैंने उसका इस्तकबाल कैसे किया? परी ने हाँ मैं सारी लाया। हानिया ने सारी कहानी सुनाई। हानिया ने सारी कहानी सुनाई जिस पर दोनों का जोर से कहकर गूंजा, क्योंकि हानिया का मुंह परी की तरफ था, सामने से आता शख्स दिखा नहीं। मौसूफ खुद भी मसरूफ थे, तभी दोनों का तसादुम हुआ था। नमान तो नहीं, पर हानिया इस तसादुम में बैलेंस नहीं रख पाया और गिर गई। चाय छलाकर हानिया के सफेद कपड़ों पर तो गिरी,
پر سامنے والے کے کپڑے بھی خراب کر گئی، جس پر اسے جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ اندھی ہو دیکھ نہیں سکتی، نعمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایک تو گرنے کا دکھ، وہ بھی ایک لڑکے کے سامنے، اور اوپر سے گرم چائے گر گئی، اور اب اس کا غصہ اچھے سے تپا گیا۔ میں اندھی ہوں، اندھے تو آپ ہیں، وہ پری کے سہارے سے کھڑی ہوئی۔ چلو ہانی چلتے ہیں۔ پری نے اس کا غصہ دیکھ کر چلنے کو کہا۔ نہیں رکو ذرا، ابھی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ ہوتا کون ہے ہمیں اندھا کہنے والا؟ اس نے پری کو غصے سے دیکھا۔ محترمہ میں نے صرف آپ کو اندھی کہا، ان کو نہیں، کیونکہ ٹکر آپ نے ماری ہے۔ نعمان نے اس کو دیکھ کر جواب دیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی بہت معصوم تھی، پر کیا ہوا جو تھوڑی سی چالاک اور تیز تھی؟ ہے ٹکر غلطی سے ہوئی، جان کے نہیں کہ مجھے شوق نہیں لڑکوں سے ٹکر مارنے کے۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ کارڈ گرا ہوا ملا اسے۔ جیسے ہی اٹھایا اور دیکھا سامنے چمکتے ہوئے نام پر نظر پڑی تو لب مسکرا دیے۔ پاکٹ میں رکھتا ہوا وہ گھر کے لیے نکل گیا، ساتھ ہی آنے والی کال اٹھائی۔ ہاں یار، گاڑی کا انتظار ہوا۔ نعمان نے فون پر کسی کو کہا تھا۔ آگے سے مثبت جواب ملنے پر اس نے شکریہ ادا کیا اور باہر پارکنگ میں کھڑی اپنی نیو کار کی طرف بڑھا۔ ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کراچی کے بے وقت موسم سے وہ واقف تھا۔ کپڑے خراب ہو چکے تھے سب کے سامنے، ایسے جانا اسے کہاں پسند تھا۔ وہ خوش لباس رہنے وہ لڑکا مشہور تھا۔ یہاں گھر سے کال ہے، مجھے جانا ہوگا، تمہارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ پری گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بولی۔ اوکے چلو۔ وہ ابایا ہاتھ میں اٹھا کے آگے بڑھ گئی۔ آج گاڑی میں چلاؤں گی، پری سے چابی چھینتے ہوئے ہانیہ نے کہا۔ نہیں یار، پچھلی دفعہ بھی ایک بندے کی گاڑی ٹھوک دی تھی تم نے، پاپا نے بہت بے عزتی کی تھی، ماما اور بھیا نے بچایا تھا۔ پری بولتی رہی، پھر وہ کہاں سنتی۔ کلاس سے باہر دیکھا، موسم اب بڑا لو تھا، ہلکی بارش شروع تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ایک دم بارش میں بھاگی۔ یاہو، کتنے دن بعد بارش ہوئی ہے، ہانی نے چلتے ہوئے کہا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، پری نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ دور سے ہی دو نظریں ہانیہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پارکنگ تک آتے بھیگ چکی تھی، جلدی سے بیٹھی اور گاڑی لے کر مین روڈ پر نکل آئی۔ نعمان گاڑی کی چابی لے کر بیٹھا اور مین روڈ پر آیا۔ تھوڑی دور ایک بیکری پر گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ کیچن نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جلدی سے بچا کے بیکری کے گیا، سامان لیا اور باہر آ گیا۔ تبھی ایک گاڑی کیچڑ اچھالتے اس کے سفید کرولا کے مٹی کر گئی۔ جب تک وہ آیا وہ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی۔ یار اس لڑکی کو تو میں نیو کار کا ستیاناش کر دیا۔ وہ جو بارش سے موڈ اچھا ہوا تھا اب غصے سے بیٹھا تیز ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی طرف گامزن ہوا۔ امی بارش ہے، پکوڑے بنائے۔ آج ہانی یونیورسٹی سے آ کے غزالہ سے فرمائش کرتی ہوئی ٹی وی آن کرنے لگی تھی۔ گرم گرم پکوڑے سامنے حاضر تھے، ساتھ چائے اور چٹنی موجود تھی۔ اس نے ماں کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جلدی سے پکوڑے اٹھا کے چٹنی اچھے سے بھر کر لگائے، منہ سے ڈالا ہی تھا کہ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ اس کی ہچکی بند گئی۔ پانی پیو، کس نے کہا تھا کہ بھر کے چٹنی کھاؤ؟ غزالہ نے فوراً پانی دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی تھی۔ وہ اندر آتے ہی خالہ کو پکارنے لگا تھا، پر صوفے پر بیٹھی لڑکی اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ ارے واہ نومی، میں نے گرم پکوڑے بنائے۔ انہوں نے محبت سے اس کو دیکھا اور اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کو دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا، تمہاری شرٹ پر چائے کیسے گری؟ غزالہ نے اس کی شرٹ کا داغ دیکھا۔ کچھ نہیں خالہ، ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی تھی، اس نے گرا دی۔ اس نے لفظ چبا کر کہا تھا، مکمل کی جیسے لفظ نہ ہو۔ ہانیہ ہو کیا اندھی تھی لڑکی؟ عزیر نے پیچھے سے آتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مجھے تو لگتا ہے لڑکی اندھی ہو ہی، تمیز نہیں آج کل کی لڑکیوں کو، جہاں لڑکا دیکھا وہیں شروع۔ غزالہ نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ ماما بس آپ تو پوسٹ مارٹم کر دیں لڑکی کا۔ ہانیہ نے تینوں کو غصے سے دیکھا۔ ارے آپی، تم کیوں غصے ہو رہی ہو؟ تو ہمیں تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ عزیر نے بہن کے لال ٹماٹر ہوتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اچھا لاؤ دو، ابھی ہاتھ دھو دیتا ہوں، غزالہ نے اس سے کہا۔ اس نے عزیر کے ہاتھ چاپڑ دیا۔
मामा ने कहा, खाला के घर खाली हाथ न जाना। सोचा रास्ते से कुछ खाने को ले लूं, समोसे और पकोड़े लाया हूँ, मैं जरा फ्रेश होकर आ जाऊं। वो अपने रूम की तरफ मुड़ गया। वो दोबारा बैठकर बेदिली से पकोड़े खाने लगी, फिर उठ के छत पर चली आई। रात के खाने के बाद वो आराम के लिए उठ गई। वैसे ही सारे दिन की थकन थी, जल्दी ही नींद की वादी में खो गई। सुबह उठ के वही रूटीन। वो जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ते के लिए बाहर है। वो सामने ही टेबल पर तैयार बैठी चाय पी रही थी। वो भी वही आ गया। गजाले ने नाश्ता दिया। वो आराम आराम से करने लगा, साथ साथ सुबह का अखबार पढ़ने लगा। आज़ादी में बस 1 महीना था, तैयारियां अरूज पर थी। उसके पास भी बस यही महीना था। उसको अपने टारगेट तक लाजमी पहुंचना था। कौन सी यूनिवर्सिटी मिलकर उनको सपोर्ट कर रही है। उन्हें सोचों में था कि गजाला की आवाज कानों में आई, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। हानिया का दिल उकता गया। मैं बेटी हूँ तो नखरे उस खरूस मक्खी चूस के उठा रही है। उसे गजाला पर सख्त गुस्सा आता। बुक लेकर वो उठी और बाहर को निकलने लगी। तो कहाँ जा रही हो? टाइम देखा है? तुम्हारी गाड़ी निकल चुकी होगी। ऐसा करो, आज नोमी के साथ चली जाओ, वो छोड़ देगा तुम्हें। गजाला ने हानिया से कहा। दोनों ने चौंक एक दूसरे को देखा। नहीं मामा, मैं चली जाऊंगी। ये कहते ही वो स्टॉप के लिए गली में आ गई। रात भर बारिश से जगह जगह कीचड़ थी। हालात कराची की अच्छी गलियों का था। बाकी का ये होगा। वो मुंह बरबराती हुई गाड़ी का वेट करने लगी। यूं ही 20 मिनट गुजर गए। वो बार बार गाड़ी देख रही थी। तभी सामने से सफेद करोला आई और रुकी। उसने मुड़कर आने वाले को देखा। आ जाए मिस हानिया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक ही यूनिवर्सिटी है। नुमान ने शीशा नीचे किया। थैंक यू सो मच सर, पर मैं चली जाऊंगी। उसने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। काफी देर बाद भी खड़े रहने पर गाड़ी न आई। नुमान गाड़ी से उतरा, फ्रंट डोर खोला, गुस्से से बोला, बैठती हैं या जबरदस्ती करो? बेचारी डर से बैठ गई, कहीं घसीट कर गाड़ी में फेंक ही न दे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मेन रोड पर गाड़ी हवा से बात करने लगी। मगर ये क्या, गाड़ी यूनिवर्सिटी के रोड पर नहीं थी। हानिया ने गौर किया और फौरन बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी का एरिया नहीं है। मिस हानिया, मैं आपसे बदला ले रहा हूँ। नुमान ने संजीदगी से जवाब दिया। बदला क्यों और कैसा जानते? वो अच्छे से थे फिर भी चुप रही। सबसे पहले अंडे फोड़े मेरे सर पर, दूसरा मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने, तीसरा चाय गरम गरमा देख मुझे पर, और चौथा अभी वो बोलता है वो बीच में बोल पड़ी, चौथा मैं बस 3 दफा आपके सामने आई हूँ ना, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। उसने डरते हुए हैरत से कहा, अच्छा मैडम, चौथा कल आप और आपकी दोस्त मेरी न्यू कार पर कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ गई थी। अब उन सब की सजा आपको आज ही दूंगा, फिर मेरा गुस्सा कम होगा। देखे, मुझे देर हो रही है। उसका दिल बुरी तरह डर महसूस कर रहा था। उसका पाला कब ऐसे मर्दों से पड़ा था। दबी दबी सिसकियों पर नुमान ने उसकी तरफ देखा और मुंह मोड़कर हंसी जब्त की। अब रोने का क्या फायदा है, जब करते हो नहीं सोचा तो। हाँ, अब आराम से बैठे हो, देखे मैं करता क्या हूँ। नुमान ने संजीदगी से कहा। क्या करेंगे? हानिया ने उसकी शक्ल देखी। कुछ नहीं, बस 2-3 फायर करूंगा। क्या? देखे, मुझे जवानी में नहीं मरना, मुझे छोड़ दें। वो उसकी मिन्नत कर रही थी, तभी उसने झटके से गाड़ी रोकी। जवानी आप में से बचपना है, बस अब यहीं बैठी रहना। उसका भरोसा कोई नहीं था। तभी गाड़ी लॉक कर उतर आया। हानिया ने गौर किया तो गाड़ी सर्विस करवाने लाया था। जब सब शीशे बंद, उसने वहां पर किसी लड़के को गाड़ी साफ करने का कहा। खुद चाय की होटल पर आ गया। 2 कप चाय चाचा, और साथ बिस्किट और केक दे दे। वो वापस मुड़ा और सामने का मदर आम मंजर से हट कर था। गाड़ी के शीशों पर हाथ रखकर वो पानी के बंदर से खेल रही थी। हकीकी खुशी, कोई डर खौफ नहीं था। उसके चेहरे पर पागल मुंह में बोलती हुई मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ आया जो अब चमक रही थी। उसने पैसे दिए और गाड़ी में आ गया। ये लो, जल्दी नाश्ता करो।
नुमान ने नाश्ता उसकी तरफ बढ़ाया। ये नाश्ता है, उसको नाश्ता कहते हैं। ओह, आप में अमीर लोगों का यही नाश्ता होगा, पर हम ना पराठा खाते हैं, बेजार से लहजे में हानिया बोली थी। नुमान ने घूर के देखा। अभी यही खाओ, बस मुझे देर हो रही है। देर तो उसे भी थी। उसने जल्दी से केक लिया और चाय पी खत्म करके वो वहां से यूनिवर्सिटी के लिए आ गए। उसका स्टूडेंट गेट पर उतार कर खुद आगे बढ़ गया। गाड़ी पार्क की और क्लास की तरफ बढ़ा। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। पूरी क्लास में शोर बरपा था। उसके आते ही सुकून हो गया। सबको मालूम था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पर लड़कियों तो उसकी शक्ल है देखकर हैरत में तजी। इतना यंग टीचर, वो भी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकता। माया ने पहली बार किसी को इतनी दिलचस्पी से देखा था। नजरें तो उसने मुझे भी महसूस की, पर खामोश था। माया इंग्लिश डिपार्टमेंट की होनहार लड़की, दौलत और समीर दादी के हाथ की मेल थी। बस जो बुराई थी वो ये कि वो लोगों का हकीर समझती थी अपने आगे, और दूसरों को वो गलत कामों में मुलविस थी। उसने आते ही कैंटीन का रुख किया। परी उसको वहीं मिल गई। यार, आज पता है क्या हुआ? से पहले कहने बोलती, परी ने रोक दिया। तेरे सब बातें बाद में, पहले क्लास। सर बहुत गुस्से वाले हैं, जल्दी आकर। उसने बैग उठाया और खींचती हुई किसको साथ से चल पड़ी। यार, अब उस हिटलर के लिए तो मेरी बात नहीं सुनेगी, और वो खुद अभी क्लास नहीं पहुंचे होंगे। हानिया को आज गुस्सा आ रहा था, पर परी ने जवाब नहीं दिया और क्लास की तरफ बढ़ी। और पर एक घोड़ी डालना ना भूली, जैसे पूछ रही हो तुम्हें कैसे पता। क्लास में वो कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा था जब उसने आने की इजाज़त तलब की। मिस परीक्षा, आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। उसने परीक्षा के पीछे छुपी हुई को एक नज़र देखा, जिस सर कैंटीन में थी, बस उसका वेट कर रही थी कि अभी आई सी, उसीलिए देर हुई। परी ने उसे अपनी सफाई दी। ओके, कार्ड दिखाएं। परी से कार्ड मांगा, उसने बढ़ा दिया। जाए और आइंदा मेरी क्लास में वक्त से पहले आ जा। सीट पर परी को इजाजत मिली तो वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ी। आप रुक जाए मिस हानिया अहमद, आप कहाँ थी? इतनी देर क्यों हुई? उसने हानिया को देखा, जिसके चेहरे पर अब 12 बजे थे। ना सच बोल सकती थी ना झूठ, क्योंकि अम्मी ने सुबह ही मना किया था किसी को ना पता चले कि तुम्हारा और नुमान का क्या रिश्ता है। उसने गुस्से से उसको देखा। सारे गरीब मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। बस उसकी बात पर उसे हंसी आई, पर रो गया। ओके, कार्ड दिखाया और आइंदा जल्दी आना। उसे बैग में हाथ डाला, पर कार्ड तो होता मिलता ना। पॉकेट में था, किसी के सर भूल गई, शायद घर। उसने मासूम बच्चों की तरह कहा, गेट आउट राइट नाउ। उसने मुंह फुलाकर उसे देखा और निकल गई। जानती थी बहस बेकार है। पहले ही दिन उसका ये रवैया सबको अजीब लगा। वो अब यूनिवर्सिटी में थे, जो भी करते उनकी नर्जी पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। परी ने जल्दी से नोटिस लिए और बेल होते ही बैक साइड पर बने लॉन में आ गई। जानती थी वही मिलेगी। क्लास के दौरान बार बार से कर्नल की कॉल आ रही थी, उसने अटेंड नहीं की थी। बाहर आते ही उसने कॉल की हल्के माजरत की, सर मैं क्लास में था और आपसे ज़रूरी बात ये करनी है। कि उसने आगे पीछे देखा। वो एक सुनसान जगह पर था। सर मैं यहाँ इसका टीचर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है मेरा फैसला गलत था। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा अगर स्टूडेंट के तौर पर आता तो उन गैंग को ढूंढ सकता था। ये कराची यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बोलते हुए एक दरख्त से टेक लगाई, नीचे बैठ गया। देखो हीरो, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। अब तुम जो जानो, हमें बस वो गैंग चाहिए जिसने आधे से ज्यादा गैंगस्टर को नशे की गंदी लत पर डाला हुआ है। वो लोग आम नहीं है, बहुत ऊंचे हाथ है उनके ऊपर। तुमने जो करना है, तुम्हें फ्री हैंड है। बस तुम ख्याल रखना कि किसी को तुम पर शक ना हो। कर्नल इफ्तिखार ने अपने होनहार हीरो से कहा। ओके सर, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आगे से उन्होंने कुछ कहा था। जी जी, मैं इस्तेमाल सब रखी है। गन मेरे पास है, जैकेट्स भी तैयार है, सब कुछ रेडी है मेरे पास। बस 1 महीना है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये आज़ादी का महीना है, बस
चलो ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। परी इसको ढूंढती हुई दरख्त के पास आई जहाँ वो हमेशा बैठ जाया करती थी। ये जगह उसकी फेवरेट थी, सुकून था बहुत यहाँ। परी ने उसको प्यार से समझाया और साथ बुलाया, जूस को कैन उसको दिया। तभी दोनों के कान में एक यक गूंजी। दोनों ने जी पहचान गए, बोलने वाला कौन है। वो दोनों उस पर सर पूरे शराब बंदे की बातें सुनकर हैरत ज़दा थे। कौन है ये? जैकेट्स, गन सब हो उसके पास। कहीं दहशतगर्दी का मंसूबा तो नहीं? वो उसके आगे सोच ही नहीं सकी और जल्दी से बैग उठाकर क्लास में आई। सारा दिन मसरूफ गुजरा। दोनों घर चले आए पर सोचे अब भी गन जैकेट्स पर ही उटकी हुई थी। उसने गजाला से बात करने की ठान ली। वह घर आकर फ्रेश हुई, खाने के लिए नीचे आई। नोमी को बैठा देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। गदाला ने आज पुलाव बनाया था। नोमी ने दिल भर कर खाया, उठ के रूम में चला गया। आज उसका दिन में सोने का इरादा था। अम्मी, आपको पता है ये कौन है, क्या करती है? उसने बड़ी राजदारी से पूछा। गजाला ने एक नज़र बेटे को देखा, फिर फहद को देखा। फहद को उसने यूनी में होने वाली सारी गुफ्तगू बताई। फहद ने उसको देखा, बस इतना बोला कि वो उस कौम का मुहाफिज है, फिर खाने से उठ गया। उसका रुख मम्मी के रूम की तरफ था। तुम उन सब बातों में ना पड़ो, पढ़ाई के खबर रखा करो। वह दादी ने उसे भी चोट दी की। मुझे क्या, बर्तन तो उठा दो। माँ के साथ हानि को उठना देख दादी जाने ने कहा। वो सब बर्तन रखकर अपने रूम में आ गई और सो गई। नोमी का उसकी बातें सुनकर हंस हंस के बुरा हाल था। यार आप हंस रहे हैं और वो आपको दहशतगर्द समझती है। फात का गम से बुरा हाल था। चलो कुछ तो समझती है, वरना जब से आया हूँ उस लड़की उल्टी सीधी हरकतें देख कर लगता नहीं कि यूनी की लड़की है। जरा अकल नहीं है उसमें। नोमी ने बक हाथ में ली और फात की तरफ बढ़ाई। ये लो पढ़ लेना, अच्छी स्टोरीज है। और शाम को तैयार है ना, तुम्हारे ऑफिस जाना है? कुछ काम है मुझे। उसे यूनिफॉर्म निकाला, नहाने को घुस गया। फाद रूम बंद करता हुआ बाहर आया। हद है, दोनों ही पागल है। दहशतगर्द उफानी कब अकल आएगी? बहन का सोचते ही सर उसे भी हंसी आने लगी। शाम की चाय पीकर वो तैयार हुआ। दोनों उसके यूनिट की तरफ भरकदम हुए। वहां पहुंच के उसने ऑफिसर से बात की जिससे मिशन पर वो था। उसको तैयारी की जरूरत थी। उसे यूनी में लड़कियां स्मगल और नई जनरेशन को गलत कामों मंशियात की फरहमी आसान थी। उन सब की रोकथाम के लिए एक सीक्रेट मिशन था जो जल्द पूरा करना था। उसके पास सिर्फ 14 अगस्त पर होने वाले बम ब्लास्ट को भी रोकना था। यूनी में कौन कौन सी वर्दी वाले सिविल कपड़ों में स्टूडेंट बनकर बैठे थे, कोई नहीं जानता था। ये एक अहम मिशन था। उसके कमान उसके साथ थी। वो दोनों रात का खाना बाहर खाने का सोच के आज अच्छे रेस्टोरेंट में आए। मैं घर कॉल करता हूँ, क्या आज हम बाहर खाना खाएंगे? फादर कॉल मिलाई, एक बार दो बार, मगर किसी ने उठाई नहीं। क्या हुआ? खैर है? नुमान ने उसके मोबाइल टेबल पर रखने पर पूछा। नहीं जी, कोई उठा नहीं रहा, बिजी होंगे। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी। मैं आता हूँ 2 मिनट, फाद कहकर चला गया। तभी उसका मोबाइल बजा। 2 घंटे से फोन बजा रहा है, कम से कम फोन उठा लिया करो, हानि गजाला ने चिढ़कर कहा। मुझसे नहीं होता मामा, उसे टीवी पर चैनल बदलते हुए कहा। तुमसे कभी कुछ हुआ भी है? आप ही उजैर ने उस पर चोट की। हानि ने सिर्फ नजरों में घूरी डालकर देखा। अब चुप बैठा करो और तुम। हानि दोबारा टीवी तक मतवज्जा हुई, साथ ही मोबाइल चेक किया। फात की मिस बेल देखकर गजाला को देखा। पीटीसीएल पर वो बिजी थी। तभी उसने कार मिलाई जो 2 बेल के बाद उठा ली गई। क्या है भाई, क्यों फोन किया? हम हर ने फट बोला। अगला बंदा सोच के रह गया। ना सलाम ना दुआ, सीधा सवाल। बस हद है, कभी अकल नहीं आएगी इसको। नोमी ने फोन को गुस्से से देखा। अच्छा हाँ सुनो, आते हैं आइसक्रीम लेते आना, मेरा बहुत दिल है प्लीज। और सुनो, वो खड़ूस दहशतगर्द किधर है? तुम उससे दूर रहना बस, उसने राजदारी से कहा। जूस पर नुमा ने जरा जहर उसके कानों में घोला। शट अप मिस हानिया, सोच समझ कर बोला कर। तमीज तहजीब छू कर नहीं गुजरी आपको? कोई तरीका सलीका ही नहीं लड़कियों वाला। अनफस
अनफो के वो जो फहद का सोच के बिना बात के और जाने कोई मोबाइल किसके पास है फौरन कॉल बंद की और लंबी लंबी सांसें लेने की। जिन भूत यहाँ पर कैसे किससे बात कर रही थी? हानिया गजाला ने उसको लंबे सांस लेते देखकर पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं आराम करूंगी, वो बोल के उठ गई। अब तो सीधा वार किया था, अब फिर से हंगामा होगा। वो बाल समेट कर लेट गई, आंख बंद की और कब नींद की वादी में खोई पता नहीं चला। खाना खा के वह घर की तरफ रवाना है। रास्ते से नुमान ने आइसक्रीम ली। ये क्यों भाई? फहद ने पूछा। मैंने सोचा क्यों ना घर वालों के लिए ले लो। फहद के पूछने पर उसे जवाब दे चले हैं। अच्छा। हानि खुश होने के फहद ने गाड़ी स्टार्ट की। अच्छा क्यों, उसे पसंद है क्या? नोमी ने उसकी तरफ देखा। ऐसी वैसी वो तो इतनी दीवानी है कि सारी रात बैठकर खा सकती है। आहा, वो सोच कर उसकी हंसी पर हंस पड़ा दहशतगर्द। सबने अपने हिस्से की खाई पर जिसके खास थी वो सो चुकी थी। ये जानकर फहद को शदीद हैरत हुई। मैं जरा उसको देख कर आता हूँ। वो सोई हुई गुड़िया लगी। फहद ने उसका माथा चूमा और बाहर निकला। घर में गहरा सन्नाटा था। वो दबे कदमों से किचन में घुसकर फ्रिज खोलकर चीजें चेक कर रही थी। तभी किसी ने पूछे से हाथ रखा। वो डर कर पीछे हुई। फक चेहरे से नोमी को देखकर उसे गुस्सा आ गया। क्या मुसीबत है? अपने ही घर में चल फिर नहीं सकती क्या अब? उसने नोमी को देख कर कहा। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चुपके से क्यों आई हो अपने ही घर में? उसने अपने पर जोर दिया। वो जल्दी से आइसक्रीम का बाउल लेकर उसके पीछे से निकल आई। वो हंसता हुआ छत पर चला आया। ठंडी ठंडी कराची की हवाएं उसे शुरू से ही पसंद थी। वो रात को अक्सर जिद करके साहिल समंदर पाता था। वो छत पर बैठी खाने में मसरूफ थी, साथ ही मोबाइल पर परी से बात कर रही थी कि अचानक उसे किसी के होने का एहसास हुआ। बेशक सारा दिन लीडर बनती रही पर तो लड़की अपनी छठी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए उसने ये जाना कि कोई दरवाजे की तरफ है। उससे पहले कि वो उठती वो अचानक उसके सामने आया बहू। हानि ने जोर से आवाज बुलंद की। तभी नोमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। खुद भी पिटोगी और मुझे भी मरवाओगी? चुप करो, चोरों की तरह कौन आता है किसके घर में? हानि ने उसके हाथ हटाकर उसके खा जाने में नजर देखा। चुप कर कहा। मैं तो सबके सामने आया हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह बदअक्ल नहीं हूँ। और आपको ये क्यों लगता है कि मैं दहशतगर्द करने वाला? दहशतगर्द नोमी के ऊपर से आर्डर थे कि वो किसी के भी जरिए यूनी में होने वाली सरगर्मियों का पता करे। उसको ये बदअक्ल लड़की ही नजर आई थी पर उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल था। वो आप बात कर रहे थे, हम पेड़ के पीछे बैठे सब सुन रहे थे। उसे सारी तफसील बता दी। उसने हंसते हुए उसे देखा। कोई कह नहीं सकता पर वाकई वो भोली थी, मगर इतनी भी नहीं कि नुमा ने सोचते हुए उसको मुखातिब किया। अच्छा अगर मैं तुमको एक सीक्रेट बताऊं तो वादा करो किसी को नहीं बताओगी और मेरी हेल्प भी करोगी? उसने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पहले बताएं क्या बात है? हानि ने उसके इस हाथ को नजरअंदाज किया। ओके, आपकी यूनि में कुछ बुरे लोग हैं, यानी मंशियात फरोश है, लड़कियां स्मगल करते हैं और भी बहुत दफा आपकी यूनि में ब्लास्ट होते होते बचा है। हाँ, पर आपको कैसे पता? उसने ऐसे पेच में उसको टोका। हानि का मुंह खुला रह गया। क्योंकि मैं सब जानता हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हूँ। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। नीचे आओ, आके बारिश होने वाली है। नुमा ने जल्दी से नीचे की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे मुड़ कर देखा, वो वही थी। उसे बारिश पसंद थी, वो कैसे जाती? वह बारिश में खड़ा भीगता रहा। ये आप क्या करने लगे थे? वो मासूम है और छिपकली से डर जाती है, आपको वहां से सबूत क्या देगी? जो लड़की बादलों के गरजने से डर जाएगी, आपके साथ रहकर उसे गोलियों की थरथराहट सुननी पड़े तो वो ही ढेर हो जाएगी। फाज का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसे ये सोचकर ही खौफ आया था कि नोमी अपने मिशन में उसकी मासूम बहन को ला रहा था जो इंतहाई डरपोक थी। उछल कूद एक अलग बात, वो लड़ाई करना अलग है। ये सब आपने सोचा कैसे हो गया तुम्हारा? वो सोफे पर लेटा आराम से सुनने बाद सुकून से बोला। फाद को आज पहली बार उस पर गुस्सा आया था जब वो जब्त कर गया। फादो तुम्हारी बहन है, मैं जानता हूँ, पर ये देखो उस पर कोई शक नहीं करेगा। सबको पता उसकी हरकतों का कोई शक नहीं कर सकेगा। वो हमारे लिए वहाँ सबके बूट ढूंढ रही है। बस 2 दिन चाहिए। तुम जानते हो वहाँ कितना बड़ा झगड़ा होने वाला है।
जमात वाले किन किन रूप में हैं हम जानते हैं, पर 12 अगस्त को लड़कियां स्मगल होंगी और 13 अगस्त को जो फंक्शन है बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स का, उसमें ब्लास्ट का खतरा है। अब तुम बताओ, उनके बीच रहकर वो एक टीचर में सबके कैसे करूँगा? टीचर्स में वो रहकर उन भेड़ों को ढूंढ रहा हूँ जो उस्ताद के नाम पर धब्बा है। खैर, मैं इसको संभालूंगा। एंड सॉरी, मैंने ये अमल किया। मैं जानता था वो बच्चों जैसी हरकतें करती है, पर ये नहीं जानता था कि तुम लोगों अब तक उसको बच्ची खुद बना रखा है। 2 लगाओ कान के नीचे, ठीक हो जाएगी। नहमान कहते ही रूम से बाहर आ गया। पागल लड़की। वो गुस्से में कमरे से निकला, ऊपर की तरफ कदम उठाए। तभी वो सीढ़ियां उतरती नीचे आती हुई उससे टकराई थी। गलती से हुआ अमल उसे गुस्सा दिलाया। लगता है कुछ ज्यादा ही अंधी हो। 2 लगाऊंगा कान के नीचे, पागल, पीछे ही पड़ गई हो। नोमी ने सख्त चुका कह चुका था। वो कहते रूम में दाखिल हुआ, जोरदार आवाज से दरवाजा बंद किया। वो खुले मुंह के साथ बस देखती रह गई। खड़ूस इंसान, तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझा क्या है मुझे? अभी बताते। उसने जाते ही दरवाजा पीटना शुरू किया जो फौरन खुला था। क्या है? उससे पहले कि वो कुछ बोलता, एक पंच उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। अभी वो संभला भी था कि उसने जोर से पीछे को धक्का दिया और सीधा बेड पर गिरा था। पागल कहा, मुझे आपने ये ले पास पड़ा गुलदान जमीन पर हुआ। जग गिलास सब जमीन पर थे। वो झुला के उठा। बेडशीट नीचे पानी में पर फेंकर गीली हो चुकी थी। आइंदा मुझे हल्का मत लेना, वरना नक्शा बिगाड़ दूंगी। शक्ल का भी तो कमरे का बिगाड़ा है, समझे क्या? और समझाऊं? वो कहते हुए ये जा वो जिसे नाजुक हसीना समझ रहा था, वो तो अफलातून से भी 2 हाथ आगे थी। आफत की पुड़िया नया नाम देकर वह बेड पर ही लेट गया। उसके मिजाज में नहीं था लड़कियों से उलझना, पर यह लड़की उसको हर रोज तंग करती आ रही थी। उसने आंखें बंद की, तभी आफत की पुड़िया का मासूम भीगा हुआ चेहरा सामने आया। हाँ सुनो, मैं कल यूनी नहीं आ रही, कुछ काम है वो निपटा लूँ। 2 दिन बाद की तैयारी भी करनी है। मैसेज सेंड करके वो नींद की वादी में खो गई। बारिश से कराची का मौसम बहुत अच्छा था। गजाला ने आज सबके पसंद का नाश्ता बनाया था। सभी का नाश्ता लगा के वो सबको बुलावा भिजवा के वो खुद रोज की तरह हानि को उठाने गए। दरवाजा खुला था, बेडशीट तरीके से बिछी थी, साफ सुथरा कमरा। उनको हैरत हुई, वॉशरूम में नहाने की आवाज आ रही थी। तभी नहा के आने वाले को देखकर उनको अजीब सा वहम हुआ। तुम यहाँ पर बेटा? खैर है। हानि के रूम में नोमी को आता देखा। और